हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था, चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इसके पहले के लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म स्टडी किए थे, उसमें भी हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के वेरियस टॉपिक स्टडी कर चुके हैं। अब हमें स्टडी करना है टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमें क्या स्टडी करना है? टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का क्लीवेज कौन से टाइप से हो सकता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो क्लीवेज और फ्यूजन इन टू वेज। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो दो टाइप के फ्यूजन में जाता है। ठीक है, एक है होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, कौन से दो क्लीवेज में जाता है? वो दो टाइप के क्लीवेज में जाता है। एक है होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा है हेट्रोलाइटिक। होमो मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम। ठीक है, होमो मीन्स क्या होता है? सेम होता है। एंड हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, या फिर आप अनइक्वल भी बोल सकते हो, इट्स अ डिफरेंट। ठीक है, होमो मतलब सेम एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट। और देखो यहाँ पे तो दो टाइप के क्लीवेज होते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है एक और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। इस दो टाइप के क्लीवेज से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्लीव होना मतलब क्या होना? ब्रेक होना। तो कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग, कोवैलेंट बॉन्ड का क्लीवेज। क्लीवेज इज नथिंग बट द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। ओके, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, इसको ही हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बोलते हैं। जो कोवैलेंट बॉन्ड का क्लीवेज जो है, कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग है, वो दो तरीके से होता है, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक वे से। अब उसमें से देखते हैं होमोलाइटिक सबसे पहले कि अ कोवैलेंट बॉन्ड कंप्राइजेस ऑफ, जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड कंप्राइज होता है वन सेकेंड। कोवैलेंट बॉन्ड कंप्राइजेस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कंप्राइजेस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि वैसे भी कोवैलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो रहते ही, कोई भी बॉन्ड अगर तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन रहते ही है। इसलिए वहाँ पे दिया कि कोवैलेंट बॉन्ड कंप्राइजेस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है वो बॉन्ड पेयर होती है, या फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं बिटवीन द टू बॉन्डेड आटम। ये तो आपको पता ही है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, उसकी वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें शेयर किए जाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों शेयरिंग में होते हैं, उसको बोलते हैं शेयर, दैट टू इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन द टू बॉन्डेड आटम। इस दो बॉन्डेड आटम के बीच में ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, इसको बोलते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इन होमोलाइटिक फ्यूजन व्हाट हैपन? इन होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ होमोलाइटिक फ्यूजन या फिर होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें क्या होगा कि वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन गोज टू वन ऑफ द बॉन्डेड आइटम एंड द अदर इज बॉन्डेड टू अदर। इसमें ये दिया है कि जब हम कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि सपोज मैंने कहा कि यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन आइटम है। ठीक है, और इसके बीच में हमने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन से ये जो बॉन्ड है वो बना हुआ है। ओके, या फिर हम ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, हमारे पास दो हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है और दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है। ठीक है, ये एक इसका और ये इसका, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। और जब इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो क्या होता है कि इसका होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब इक्वल ब्रेकिंग होता है। होमो मतलब सेम, मतलब इक्वल ब्रेकिंग होता है, सेम ब्रेकिंग होता है। जब इसका सेम क्लीवेज होता है तो वन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हाइड्रोजन के पास जाता है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है, एंड इट गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट? इट गेट कन्वर्ट इनटू दिस टाइप ऑफ फॉर्म। मतलब आपका हाइड्रोजन रहेगा, उसके ऊपर का इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा हाइड्रोजन रहेगा, उसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और इनको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HCl का। तो दूसरे एग्जाम्पल में H, ठीक है, और एक Cl। इसमें भी सेम वही होगा कि HCl के बीच का बॉन्ड कैसे बनता है? HCl के बीच का बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और Cl का एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में इनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा।
ठीक है। और उसमें भी सेम वैसे पैटर्न रहेगा। उसमें भी क्या होगा, अगर हम उसका होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे Cl लेना मुझे, अगर मैं उसमें भी अगर होमोलाइटिक क्लीवेज करती हूँ तो वहाँ पे भी बॉन्ड का इक्वल ब्रेकिंग होगा। होमो मतलब सेम या फिर इक्वल ब्रेकिंग, ठीक है, मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन आएगा आपके हाइड्रोजन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा आपके Cl से, इनके बीच में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा। शेयरिंग होकर इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। जब इस बॉन्ड का हम होमोलाइटिक फ्यूजन करेंगे या फिर होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे, मतलब बॉन्ड का इक्वल ब्रेकिंग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन जो है दैट गोज़ टू हाइड्रोजन एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन गोज़ टू Cl, क्योंकि दोनों में इक्वल ब्रेकिंग, इक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि होमोलाइटिक क्लीवेज है, मतलब बॉन्ड भी इक्वली ब्रेक होगा। बॉन्ड इक्वली ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जाएगा, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और Cl, इनके आपको क्या मिलेंगे, रेडिकल्स। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों को दे आर द फ्री रेडिकल। मतलब ऐसी स्पीसीज जिनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। उसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। कौन सी स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है और ये Cl का फ्री रेडिकल है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल, ऐसे दो रेडिकल मिलते हैं कब, जब हम बॉन्ड का इक्वल क्लीवेज करते हैं, जब बॉन्ड का इक्वल ब्रेकिंग होता है, मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक के पास, और एक एक इलेक्ट्रॉन जब कोई स्पीसीज कैरी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे दो फ्री रेडिकल बनेंगे, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके जो इसका जो हम मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे दिया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो हम कैसे शो करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर हमें शो करना है तो वो हम शो करते हैं हाफ कर्व्ड एरो से। किसे शो करेंगे, हाफ कर्व्ड एरो, या फिर उसको हम फिश हुक एरो भी बोलते हैं, ठीक है। कौन से मूवमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ हेडेड कर्व एरो। मतलब जैसे मैंने कहा था कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन या फिर Cl, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसके पास कि आपके दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसमें अगर आपको शिफ्ट, उसमें अगर हमें बताना है मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ कर्व एरो से, ठीक है। ये हाफ कर्व एरो क्या बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जा रहा है, और दूसरा हाफ कर्व्ड एरो शो करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, Cl के पास जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कि मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट बाय हाफ हेडेड एरो। हाफ हेड मतलब उसका हेड पूरा जॉइन नहीं, ऐसा हेड हमने ड्रॉ नहीं किया, हमने सिर्फ ऐसा ड्रॉ किया है, इसलिए उसको बोलते हैं हाफ हेडेड कर्व एरो। और फिश हुक, इसको हम क्या बोलते हैं, फिश हुक एरो बोलते, ठीक है। एंड the tail of the curve arrow indicate the place from where the electron is removed, and while the head curve arrow indicate the place where the electrons is reached। अब यहाँ पे ये जो हमने जो फिश हुक एरो बताया यहाँ पे, तो ये जो फिश हुक एरो है वो क्या बताता है, इस फिश हुक एरो का जो हेड है वो हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन, ये उसकी टेल होगी, ठीक है, ये क्या है उसकी टेल और ये क्या है उसका हेड। ओके, तो हेड टेल क्या बताता है कि टेल बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से बॉन्ड से निकल के हाइड्रोजन के ऊपर मूव कर रहा है, और ठीक है, टेल रिप्रेजेंट कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकल रहा है, और हेड क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है वो हमें हुक, फिश हुक से या फिर कर्व एरो से रिप्रेजेंट करना। यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से निकल के कहाँ पे जा रहा है, Cl के पास है, तो दैट शोन बाय द हुक एरो या फिर दैट इज शोन बाय दी कर्व एरो। ओके, तो इस तरीके से आपको एरो भी शो कर रहा है, इसको जो हुक, फिश हुक एरो या फिर कर्व एरो उसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से लेकर एटम तक पॉइंटेड होता है। वो भी कैसा, हाफ हेडेड कर्व एरो है जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव होकर कहाँ पे जाने वाला है। तो बॉन्ड से निकल के वो हाइड्रोजन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकल के क्लोरीन के पास जाएगा, तो दैट इज शोन बाय द हुक एरो। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, सोचो
Such a homolytic cleavage of the covalent bond give rise to a neutral species carrying one unpaired electron। ये मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसा अगर होमोलाइटिक फ्यूजन या फिर क्लीवेज होता है कोवालेंट बॉन्ड का, तो दैट गिव राइज टू न्यूट्रल स्पीसीज। हमें उससे क्या मिलता है? न्यूट्रल स्पीसीज, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है। उसमें क्या होता है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? और स्पीसीज with a single unpaired electron is called as a free radicals और sometimes is just called as radical। मैंने अभी बताया था कि कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चाहे H हो, H के ऊपर इलेक्ट्रॉन हो, या फिर Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या फिर कोई भी CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उनको क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। जैसे हाइड्रोजन रेडिकल, ये क्लोरीन रेडिकल, ठीक है, ये CH3 मतलब मिथिल रेडिकल, ठीक है। मतलब ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स या फिर उसको बोलते हैं रेडिकल्स। क्लियर हो गया? इसके बाद फ्री रेडिकल कैसा होता है? फ्री रेडिकल ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है एंड देयर बाय रिएक्टिव स्पीसीज हैविंग अ टेंडेंसी टू सीक अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेयरिंग। ये जो फ्री रेडिकल होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। मतलब वो जो भी चीज़ अनस्टेबल होती है नेचर में, वो जल्दी से जल्दी किसी के साथ भी रिएक्ट होकर स्टेबल होने की कोशिश करती है। तो फ्री रेडिकल भी अगर नेचर में है तो उसके बाद में कोई दूसरा फ्री रेडिकल आ जाता है तो वो जल्दी से उसके साथ बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता है। तो फ्री रेडिकल कैसा है? अनस्टेबल है एंड देयर बाय रिएक्टिव स्पीसीज। उसकी वजह से, अनस्टेबल होने की वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो किसी के साथ भी जल्दी से रिएक्ट होकर स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो वो अनस्टेबल होता है एंड रिएक्टिव स्पीसीज है एंड हैविंग अ टेंडेंसी टू सीक एन इलेक्ट्रॉन फॉर पेयरिंग। और वो हमेशा किसी के साथ भी किसी के भी इलेक्ट्रॉन खींच के, सीक करके, या फिर किसी के पास के भी इलेक्ट्रॉन सीक करके वो उसके साथ पेयरिंग बनाने की कोशिश करके स्टेबल होने की कोशिश करता है, ठीक है। ये तो आपने बताया कि फ्री रेडिकल बहुत अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। उसके बाद में कोई फ्री रेडिकल आ गया तो उसको अपनी तरफ खींच के उसके साथ बॉन्ड बना के स्टेबल होने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड द होमोलाइटिक क्लीवेज इज रिप्रेजेंटेड एज, और होमोलाइटिक क्लीवेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज जो है होमोलाइटिक क्लीवेज इज दस रिप्रेजेंटेड एज लाइकवाइज, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। जैसे ये A और B है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे A के पास, दैट इज शोन बाय द फिश हुक एरो, या फिर हाफ हेडेड एरो। दूसरा है हाफ हेडेड एरो जो है वो बॉन्ड से निकल के B के पास जाएगा, तो इट गेट कन्वर्ट इनटू विच स्पीसीज? इट गेट कन्वर्ट इनटू A रेडिकल एंड B रेडिकल। दूसरा एग्जांपल आपको दिया है CH3Cl का, उसमें भी सेम एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड एज अ मिथिल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है? मिथिल क्लोराइड है, ठीक है। इसका नाम क्या है? मिथिल क्लोराइड। और जब इसका हम क्लीवेज करते हैं तो एक हाफ हेडेड एरो, कर्व एरो, फिश हुक एरो CH के पास जाएगा बॉन्ड से, मतलब बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन CH के पास जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकल के Cl के पास जा रहा है, और इसलिए वहाँ पे दो रेडिकल बने। एक बना है CH3 मिथिल फ्री रेडिकल और दूसरा है क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्योंकि आपने मिथिल रेडिकल भी बोला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिथिल रेडिकल बोलो या फिर मिथिल फ्री रेडिकल बोलो, ये है क्लोरीन रेडिकल। ऐसे दो रेडिकल वहाँ पे बनेंगे, दैट इज नथिंग बट द होमोलाइटिक फ्यूजन, क्योंकि बॉन्ड इक्वली ब्रेक हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन CH3 के पास, एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास, और वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमने शो किया है हाफ हेडेड एरो, दैट इज हाफ हेडेड कर्व एरो, दैट इज अ फिश हुक एरो से, ठीक है। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, ठीक है, मिथिल फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। देन उसके बाद देखो, होमोलाइटिक फ्यूजन इज फेवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जो होमोलाइटिक फ्यूजन है वो किससे फेवर किया जाता है? ठीक है, होमोलाइटिक फ्यूजन इज फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और सुटेबल पेरोक्साइड एट अ हाई टेम्परेचर। ये जो होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, ये होमोलाइटिक फ्यूजन फेवर किया जाता है प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में होता है, या फिर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, या फिर एट अ हाई टेम्परेचर पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी आपको होमोलाइटिक फ्यूजन करना रहा, ठीक है, किसका फ्यूजन करना रहा? जब कभी आपको होमोलाइटिक फ्यूजन करना है तो उसके लिए कंडीशन कौन सी है? कंडीशन ये है कि आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना है फ्यूजन के लिए, होमोलाइटिक फ्यूजन करने के लिए आपको कंडीशन कौन सी चाहिए? आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कोई सुटेबल पेरोक्साइड लगेगा आपको, या फिर आपको रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर पे कैरी आउट करनी पड़ेगी। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन फेवर होगा, अदरवाइज होगा। ये कौन सी कंडीशन? अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर सूटेबल पेरोक्साइड, ठीक है, सूटेबल पेरोक्साइड लगेगा, या फिर हाई
टेम्परेचर। ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर है तो ही आपके बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होकर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो होमोलाइटिक फिजन फेवर करने के लिए यूवी लाइट, पेरोक्साइड एंड हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। इसमें से कोई भी एक कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो होमोलाइटिक फिजन के लिए, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिक रिएक्शन विच इज़ प्रोसीड बाय द होमोलाइटिक फिजन, ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो प्रोसीड होती है होमोलाइटिक फिजन से आर नोन एज अ फ्री रेडिकल और नॉन पोलर रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलते हैं या फिर नॉन पोलर, क्योंकि उसमें कोई भी पोल नहीं होता। कोई भी पोल नहीं होता मतलब ना तो पॉजिटिव पोल होता है ना तो निगेटिव पोल, तो ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। ओनली वहाँ पे क्या होता है? एक रेडिकल प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलते हैं, या फिर नॉन पोलर रिएक्शन जिसमें कोई भी पोल रहता नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज होता ना निगेटिव चार्ज, मतलब वहाँ पे नॉन पोलर रिएक्शन बोलेंगे या फिर उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये दिया है कि ये जो होमोलाइटिक फिजन है आर नोन एज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन या फिर नॉन पोलर रिएक्शन। फ्री रेडिकल्स हैव ओनली द ट्रांजिस्टरी एग्जिस्ट, ये पता है आपको, ठीक है। फ्री रेडिकल ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसके वजह से उसका ट्रांजिस्टरी एग्जिस्ट मतलब वो बहुत ही कम टाइम तक एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जिस्टेंस बहुत कम टाइप का होता है, उसका लाइफ पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होकर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। जितना जल्दी हो उतना जल्दी वो किसी न किसी के साथ पैरिंग करके बॉन्ड बना कर स्टेबल होता ही है। इसलिए वहाँ पे दिया कि उसका एग्जिस्टेंस ट्रांजिस्टरी होता है, मतलब बहुत कम टाइम वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड दीज आर फॉर्म एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये जो है दीज आर, और ये रेडिकल कैसे फॉर्म होते हैं? एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। और जनरली ये रिएक्शन में जब फॉर्म होते हैं तो वो इंटरमीडिएट के जैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। मतलब रिएक्शन के बीच में एज अ इंटरमीडिएट वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। और विच इज सब्सिक्वेंटली रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल टू रेस्टोर द स्टेबल बॉन्डिंग पे। आपको पता है कि फ्री रेडिकल बहुत कम टाइम तक एग्जिस्ट करती है, और जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी वो क्या करती है, किसी दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन होके उसको रेस्टोर, मतलब खुद को रेस्टोर करके खुद ही क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। जिन्होंने आपको कहा था कि जैसे अगर नेचर में आजू बाजू में अगर H रेडिकल और Cl रेडिकल है तो 100% ये दोनों रेडिकल क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोजर आएंगे और उनके बीच में क्या बनेगा? H और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा, दैट इज HCl, ठीक है। तो वो जल्दी से बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होके वो एक सिंगल रेडिकल बॉन्डिंग पेयर में कन्वर्ट होकर स्टेबल हो जाएगा। एंड कार्बन फ्री रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड रिवील्स अ प्लेनर ट्रायगोनल ज्योमेट्री। इसमें ये दिया है कि ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल है, ठीक है, कौन सा रेडिकल? कार्बन का जो फ्री रेडिकल है, दैट कार्बन फ्री रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड रिवील्स अ प्लेनर ट्रायगोनल ज्योमेट्री। कार्बन का फ्री रेडिकल जनरली जो होता है वो कौन से स्टेट में होता है? sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, और उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्रायगोनल प्लेनर मैनर में होती है। इस टाइप का उसका बॉन्ड रहता है, ठीक है। समझ में आया? कार्बन का जो फ्री रेडिकल है वो मतलब कार्बन के ऊपर अगर फ्री रेडिकल है, इसका मतलब ये कार्बन कौन से स्टेट में है? इट इज़ एन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, और उस टाइम पे वो ज्योमेट्री कौन सी शो करेगा? ट्रायगोनल प्लेनर। और उसके कोई भी एक एंड पे क्या रहेगा? रेडिकल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो उस पर कोई भी एक कॉर्नर पे आपका रेडिकल रहेगा और ट्रायगोनल प्लेनर उसकी ज्योमेट्री रहेगी। उसके बाद देखो कि अल्किल फ्री रेडिकल्स आर क्लासिफाइड एज, आपको स्ट्रक्चर वैसे ड्रॉ करके दिया है यहाँ पे, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ करके दिया? ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? CH3 का है, जहाँ पे कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे उसके साथ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपको पता ही है, इसके पहले हमने ये स्ट्रक्चर देखा है। डैश लाइन मतलब क्या? ठीक है। उसके बाद सॉलिड लाइन मतलब क्या है, और एक नॉर्मल लाइन मतलब क्या, आपको पता ही है। सिडविक आपने सुना होगा, सिडविक है, डैश लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं आपको पता ही है। वेज लाइन और दूसरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? डैश लाइन। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और यहाँ पे उसके पास एक p ऑर्बिटल होता है, और उस p ऑर्बिटल में उसका एक अनपेयर प्रेजेंट होता है। और ये जो कार्बन है वो कौन से इसमें होता है? sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में था, इसलिए उसकी ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर ट्रायगोनल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ये कौन सा रेडिकल है? इट इज़ अ CH3 रेडिकल। कौन सा रेडिकल है ये? CH, दैट इज़ अ मिथिल रेडिकल है, ठीक है। कौन सा रेडिकल है? मिथिल। ये कौन सा रेडिकल है? इट्स अ मिथिल रेडिकल। क्लियर हो गया? तो उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया कि अल्किल फ्री रेडिकल्स आर क्लासिफाइड एज, जो अल्किल के फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं, किस में क्लासीफाई करते हैं? 3 इसमें क्लासीफाई करते हैं उसको हम, दैट इज़ प्राइमरी,
प्राइमरी अल्किल रेडिकल, उसके बाद सेकेंडरी रेडिकल, उसके बाद टर्शियरी रेडिकल। ऐसे मतलब अल्किल फ्री रेडिकल को हम क्लासीफाई करते हैं एज प्राइमरी अल्किल रेडिकल, सेकेंडरी अल्किल रेडिकल एंड टर्शियरी अल्किल रेडिकल। एंड द ऑब्जर्व स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द अल्किल रेडिकल इज, और उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी दिया। तो हमारे पास कितने रेडिकल्स है, हमारे पास यहाँ पे 4 रेडिकल दिए। स्टार्टिंग की है मिथिल रेडिकल से, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी रेडिकल, ठीक है। सबसे स्टेबल कौन सा है, टर्शियरी रेडिकल। टर्शियरी तो आपको पता है, टर्शियरी किसको बोलते हैं हम, जिसमें जिस कार्बन पे आपका रेडिकल प्रेजेंट है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसको आज टर्शियरी, ओके। और टर्शियरी रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब दिया है तो उससे ग्रेटर देन का साइन किसके पास है, टर्शियरी के साथ, ठीक है। टर्शियरी रेडिकल जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। टर्शियरी किसको कहा गया, जिस कार्बन पे आपका रेडिकल प्रेजेंट है, ठीक है, जिस कार्बन पे आपका रेडिकल प्रेजेंट है वो वाला जो कार्बन है वो कार्बन कितने के साथ अटैच है, 3 के साथ अटैच है, इसलिए उसको बोलेंगे टर्शियरी रेडिकल। और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये कैसा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, इट इज़ अ मोर स्टेबल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद दूसरा देखो, ये जो मिडल वाला कार्बन है इस पे एक रेडिकल प्रेजेंट है, तो ये जो कार्बन है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, मतलब ये कौन सा होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जो थोड़ा सा कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू टर्शियरी। उसके बाद अगर हम ये देखेंगे तो इसमें ये जो रेडिकल है कार्बन का वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा है, प्राइमरी रेडिकल है, दैट इज इथिल रेडिकल, ठीक है। और ये जो टर्शियरी रेडिकल मतलब ये जो रेडिकल है दैट इज़ प्राइमरी रेडिकल, ठीक है, ये प्राइमरी रेडिकल उससे भी कम स्टेबल होता है, मतलब सबसे ज़्यादा टर्शियरी, उसके बाद कम स्टेबल सेकेंडरी, उससे भी कम स्टेबल प्राइमरी, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथिल रेडिकल, जिसमें एक ही कार्बन है, उसके पास एक रेडिकल है। तो आपको पता है टर्शियरी मतलब जिस कार्बन पे आपका रेडिकल है वो कार्बन 3 के साथ अटैच है, टर्शियरी। सेकेंडरी में मिडिल वाले कार्बन के ऊपर रेडिकल है तो उसके बाजू में 2 R अटैच रहेंगे, मतलब दो कार्बन अटैच रहेंगे, दूसरा सेकेंडरी। उसके बाद जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो डिस्कॉल्ड एज अ प्राइमरी। और सिंपल एक रेडिकल दिया मिथिल रेडिकल। सबसे स्टेबल कौन सा होता है, टर्शियरी, उसके बाद थोड़ा कम स्टेबल सेकेंडरी, उससे भी थोड़ा कम स्टेबल प्राइमरी, और सबसे कम स्टेबल मिथिल रेडिकल। तो ये उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। और ये जो आपका वो दिया हुआ है सेकेंडरी रेडिकल, इसको हम आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। ये टर्शियरी रेडिकल हो गया, ये आपका टर्शियरी क्यों आपको पता है, ये ब्यूटिल है क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल। ये है आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। आइसोप्रोपिल क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन पे आपका रेडिकल प्रेजेंट है इसलिए ये आइसो है, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल है, आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। और ये तो पता है ये इथिल 2 कार्बन है इसलिए इथिल फ्री रेडिकल, और ये मिथिल रेडिकल। और स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शियरी, उसके बाद थोड़ा कम स्टेबल सेकेंडरी, उसके बाद कम स्टेबल टर्शियरी, और सबसे कम स्टेबल मिथिल। मतलब ये आपका ऑर्डर हो गया, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया होमोलैटिक फिजन, और हेटेरोलैटिक फिजन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।